नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। 10 बजे 10 रिपोर्ट में अगले आधे घंटे में आपको रूबरू कराऊंगा दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरों से। सबसे पहले जानते हैं कौन सी 10 खबर है जिस पर आज बातचीत करेंगे। सबसे पहली खबर अंतर्राष्ट्रीय खबर है। ट्रंप पर हमला हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति पर हमला हुआ है और खून खून वाला चेहरा उनका अब सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। पूरी खबर क्या आपको बताएंगे। अगली खबर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शख्सियत से जुड़ी हुई, क्योंकि इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेताओं में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टॉप पर पहुंच गए हैं। इसके पीछे की क्या कहानी है ये हम आज आपको बताएंगे। तीसरी खबर में हम आपको लिए आएंगे मध्य प्रदेश के इंदौर, क्योंकि यहां पर एक्सेलेंस की नींव रखी गई है। पीएम एक्सेलेंस कॉलेज की नींव रखी है अमित शाह ने। क्या कुछ तस्वीर रही है आज की, ये भी आपको बताएंगे। चौथी खबर भी मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है कि उपचुनाव में कौन सी पार्टी का साल दर साल कैसा हाल रहा है, किसका जो है यहाँ पर पलड़ा भारी रहा है, इस बारे में हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं। अगली खबर, पांचवी खबर छत्तीसगढ़ के गोलीकांड से जुड़ी हुई है, जहां राजधानी रायपुर में बेखौफ बदमाशों ने हवाई फायरिंग की थी और अब बदमाश जो है इसकी जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, ललकार रहे हैं प्रशासन को। इस पर बातचीत करेंगे। छठी खबर भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है। छत्तीसगढ़ में डायरिया का डर लोगों को सता रहा है, 250 के पार पहुंच गई है डायरिया के मरीजों की संख्या। अगली खबर भी, सातवीं खबर भी इसी खबर से जुड़ी हुई है, क्योंकि जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हो वहां पर सियासत कैसे तेज ना हो, क्योंकि इस देश में राजनीति ही सब कुछ तय करती है। तो अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर सियासत किस तरीके से आई है छत्तीसगढ़ में, बात उस पर भी करेंगे। आठवीं और अहम खबर फिर इंदौर से जुड़ी हुई है, क्योंकि इंदौर में पर्यावरण के लिहाज से एक बहुत बड़ी पहल सरकार ने की है और आम जनजीवन का भी इसको पूरा समर्थन मिला है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है, इंदौर में 11 लाख पौधे लगाए गए हैं। पूरी तस्वीर आपको और पूरी कहानी आपको बताएंगे। नौवीं खबर छत्तीसगढ़ के सुकमा में जवानों को जो बड़ी सफलता मिली है। 4 जवानों को जो है मुठभेड़ में मार दिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, माफ कीजिएगा, और 2 जवानों को जो है वहां पर सरेंडर करवाया गया है। इससे जुड़ी खबर है, आपको बताएंगे। और आखिरी खबर जो है वो क्षिप्रा नदी में, उज्जैन के क्षिप्रा में जो अचानक जलस्तर बढ़ गया है, पानी में कई मंदिर डूब गए हैं, इसको लेकर होगी। जलस्तर के बढ़ने से क्या कुछ तस्वीर है उज्जैन की, इस पर बातचीत करेंगे। शुरुआत कर रहे हैं 10 बजे 10 रिपोर्ट की। सबसे पहले देश और प्रदेश की बात करने से पहले आज विदेश की एक बहुत अहम खबर पर बात करेंगे, जिसको लेकर जो है तमाम इंटरनेट पर अब एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या अमेरिका में जब पूर्व राष्ट्रपति सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या बात करें। दरअसल पूर्व उप राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है आने वाले आगामी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। पेंसिल्वेनिया के बटलर इलाके में एक ओपन स्पेस में वो रैली को संबोधित कर रहे थे कि इसी बीच उन पर फायरिंग हुई। गोली जो है उनके कान को छूकर बाहर निकली, वो तो बाल बाल बच गए, लेकिन एक व्यक्ति समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पूरी खबर क्या है, एक रिपोर्ट में पूरी खबर पर पिरोई है। इस रिपोर्ट को बहुत तफसील से देखिए। See something that said, take a look at what happened. अमेरिका में इस साल के अंत में राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी के नेता प्रचार प्रसार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच 13 जनवरी को रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक रैली के दौरान गोलियां चल गई। गोलीबारी के इस हमले में गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई, लेकिन इस हमले में एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं 2 और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर की पहचान बेथल पार्क पेंसिल्वेनिया के रहने वाले एक 20 वर्षीय युवक थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के रूप में हुई है, जिसे ट्रंप की सुरक्षा में तैनात यूएस सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही मार गिराया। जांच में खुलासा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का आरोपी थॉमस मैथ्यू क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ा हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप का ओपन एयर कैंपेन बटलर फार्म शो ग्राउंड में आयोजित किया गया था। ट्रंप जिस मंच से भाषण दे रहे थे, बंदूकधारी वहां से करीब 120 मीटर दूर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की छत पर खड़ा था। यह ओपन स्पेस इतना बड़ा था कि हमलावर को निशाना साधने में कोई दिक्कत नहीं हुई और उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की। घटनास्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल भी बरामद हुई है। अमेरिकी सरकार इस हमले को पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की साजिश मानते हुए जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच चुनाव से पहले ट्रंप पर हुए इस हमले ने उनके आक्रामक चुनाव प्रचार मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को काफी लोकप्रियता दे दी है। साथ ही ट्रंप का जोश भी अब हाई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए इस कायराना हमले पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा है कि वो अपने मित्र डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से काफी चिंतित है। उन्होंने लिखा कि राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अमेरिका के गन कल्चर पर अक्सर बातचीत होते रहती है, बहस होते रहती है कि क्या अमेरिका में गन कल्चर को लेकर नए कानून बनने चाहिए, क्योंकि जब पूर्व राष्ट्रपति ही बंदूक की गोली से सुरक्षित नहीं है तो आम जनता, अमेरिकी जनता कितनी सुरक्षित है, इसको लेकर बातचीत होते रहती है। सिक्योरिटी और सोशल सिक्योरिटी कहीं ना कहीं अमेरिका में ऐसी खबरों से फेल नजर आती है। लेकिन वापस लौटते हैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के प्रदेश मध्य प्रदेश, क्योंकि यहां पर तो एक्सेलेंस की नींव रखी जा चुकी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाना है। भारत विश्व में हर क्षेत्र में सबसे आगे हो, इस लक्ष्य को पाने में विद्यार्थियों, युवाओं की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए ही पीएम एक्सेलेंस कॉलेज की अवधारणा लाई गई है। यह कहना है गृह मंत्री अमित शाह का, जिन्होंने 14 जनवरी को इंदौर में पीएम एक्सेलेंस कॉलेज का वर्चुअली शुभारंभ किया। आप पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी कॉलेज इंदौर के शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज यानी GACC में पीएम एक्सेलेंस कॉलेज का शुभारंभ हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इंदौर सहित प्रदेश के सभी 55 जिलों में खुले पीएम एक्सेलेंस कॉलेज का डिजिटली शुभारंभ किया। गृह मंत्री ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण भी किया। बता दें कि पीएम एक्सेलेंस कॉलेज के तहत नए इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्स भी प्रारंभ किए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े साहित्यिक केंद्र का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज से युवाओं को पढ़ाई के लिए कई तरह के विकल्प मिलेंगे और वे राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम एक्सेलेंस केवल नाम बदलना नहीं है, बल्कि यहाँ नए पैरामीटर भी तय किए गए हैं। इन कॉलेजों में बायोटेक्नोलॉजी, संस्कृत, बीएससी, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और अन्य कोर्स भी शुरू होंगे। ये नई शिक्षा नीति आने वाले 25 सालों तक भारत के विद्यार्थियों को विश्व भर के विद्यार्थियों के साथ स्पर्धा करने के योग्य बनाएगी और दूसरी ओर हजारों साल हमारी पुरानी संस्कृति और भाषाओं के साथ भी हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने का काम करेगी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार विषय चुनकर पढ़ाई कर रहे हैं। पीएम एक्सेलेंस कॉलेज के जरिए भी बच्चों को कई विकल्प मिलेंगे। ये बीकॉम बीएससी के बजाय जो विद्यार्थी पढ़ना चाहे, अर्थात साइंस का विद्यार्थी कोई कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे, वो अपने कोर्स को लेके अपने शिक्षा की बाकी अपनी व्यवस्थाओं के साथ वो आगे बढ़ सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस उत्कृष्ट पीएम एक्सीलेंस कॉलेज के माध्यम से हर जिले के अंदर एक कॉलेज ऐसा बनाया जा रहा है जो इसी सत्र से प्रारंभ हो रहा है। इस शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, तुलसी सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इसके अलावा बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पीएम एक्सेलेंस कॉलेज की नींव रखी गई है। अवधारणा ये है और उम्मीद भी ये है कि इस कॉलेज के कोर्सेज से और इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से बच्चों को, युवाओं को जो है बहुत लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बात ये भी है कि मध्य प्रदेश में जो बीते समय चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी का फॉर्मेट और बीजेपी का जो चुनाव परिणाम रहा है वो भी एक्सेलेंट रहा है। फेल क्या हो गया? फेल हो गए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बनाए गए रणनीतिक माहौल। लेकिन ऐसे में भी जब अमरवाड़ा में उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पूरी गदगद थी कि हम अमरवाड़ा को जीतेंगे, लेकिन वहां पर भी उनको नाकामी हाथ लगी। तो अमरवाड़ा उपचुनाव के बहाने ही हमने सोचा क्यों ना बीते 10 साल में जो उपचुनाव हुए हैं उसका खाका तैयार किया जाए और देखा जाए साल दर साल किस पार्टी की हालत कैसी रही है उपचुनाव में। आप इस रिपोर्ट को बहुत तफसील से देखिए और साल दर साल पार्टी के हालातों को आप भी समझ जाएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनावों का अपना इतिहास रहा है।
बीते कुछ सालों में यहां उपचुनावों का जमकर शोर मचा। साल 2024 में अमरवाड़ा का चुनाव सुर्खियों में है, जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए कमलेश शाह ने जीत हासिल की। ये जीत बीजेपी के लिए बेहद खास है, क्योंकि कुछ ही महीनों में कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी की ये दूसरी जीत है। उपचुनाव हो चुका है, अभी और भी होंगे, लेकिन इससे पहले समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में उपचुनावों का सियासी इतिहास क्या है। पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो 2014 में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 2 सीट बीजेपी ने जीती, 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। 2014 के उपचुनाव में विजय राघवगढ़ से बीजेपी के संजय पाठक, बहुरीबंद से कांग्रेस के सौरभ सिंह, आगर से बीजेपी के गोपाल परमार की जीत हुई। 2015 में 2 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की जीत हुई। 2015 उपचुनाव में देवास से बीजेपी के गायत्री राजे, गरोड़ से बीजेपी के चंद्र सिंह सिसोदिया की जीत हुई। 2015 के लोकसभा उपचुनाव में रतलाम से कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया की जीत हुई। उपचुनावों का सियासी इतिहास बेहद खास रहा है। 2016 में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए। चारों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2016 में मैहर से बीजेपी के नारायण त्रिपाठी जीते, घोड़ा डोगरी से बीजेपी के मंगल सिंह ध्रुवे जीते, नेपानगर से बीजेपी के मंजू राजेंद्र दादू की जीत हुई। 2016 में शहडोल लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई, ज्ञान सिंह यहां से सांसद चुने गए। 2017 में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए। 1 सीट पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। 2017 के चुनाव में बांधवगढ़ में बीजेपी के शिव नारायण सिंह जीते, चित्रकूट से कांग्रेस की नीलांशु चतुर्वेदी, अटेर से कांग्रेस के हेमंत कटारे ने जीत हासिल की। 2018 के उपचुनाव में 2 सीटों पर चुनाव हुए। कोलारस से कांग्रेस के महेंद्र यादव जीते, मुंगावली से कांग्रेस के ब्रजेंद्र सिंह यादव की जीत हुई। 2018 के बाद मध्य प्रदेश की सियासत ने ऐसा मोड़ लिया कि उपचुनावों की बाढ़ सी आ गई। 2018 में कांग्रेस ने 15 साल बाद प्रदेश की सत्ता हासिल की, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके 22 समर्थकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और सरकार गिर गई। इसके बाद और विधायकों ने कांग्रेस छोड़ी, वहीं 3 विधायकों के निधन से सीट पहले से ही खाली थी। इस तरह 2020 में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। 2018 के बाद 35 उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस 24 सीटें हारी। साल 2020 में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए। 2020 में बीजेपी 19 सीटें जीती, कांग्रेस को 9 सीटें मिली। 2021 में 4 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिनमें से 3 सीट पर बीजेपी तो 2 पर कांग्रेस ने कब्जा किया। साल 2024 में फिर अमरवाड़ा के रूप में उपचुनाव की स्थिति बनी। अमरवाड़ा सीट कांग्रेस का गढ़ रही, लेकिन बीजेपी ने यहां सेंध लगा ली और कमलनाथ को दूसरा झटका दे दिया। मध्य प्रदेश में चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या विभिन्न उपचुनाव हो, प्रदेश की जनता का पिछले 20 सालों में लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन और आशीर्वाद बना हुआ है। लगातार लंबे अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। छिंदवाड़ा का किला भी लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीता है और अब अमरवाड़ा में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है। या लोकतंत्र की हत्या की है भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने। जैसे चलती हुई सरकार को माननीय कमलनाथ जी की को गिराने का काम किया, तो वो एक साजिश थी। साजिश करके आपने खरीद फरोख्त के माध्यम से चलती हुई सरकार गिराई और जिन विधायकों को अपने साथ लिया तो बाई इलेक्शन हुए। और उसके बाद 2023 का जब चुनाव आया, उसके पहले आपने फिर दूसरे दलों के लोगों को अपने दलों में शामिल किया। तो उपचुनाव इस तरह से 51-52 के लगभग मैं समझता हूँ उपचुनाव हुए हैं। कुल मिलाकर उपचुनावों का सियासी इतिहास दिलचस्प है। कभी कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर दिखी, तो कभी बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आई। पिछले 10 साल से कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं। अभी तक के एनालिसिस में जो सामने आया है, बीते 10 वर्षों में 51 उपचुनाव हुए हैं, जिनमें 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और जीतने वाले विधायकों का स्ट्राइक रेट 68% रहा, जबकि कांग्रेस से भाजपा में गए विधायकों का स्ट्राइक रेट 75% के आसपास रहा। 51 उपचुनाव में 3 लोकसभा भी शामिल है, जिसमें 2 में भारतीय जनता पार्टी और 1 में कांग्रेस को जीत मिली थी।
तो उपचुनाव का पूरा सियासी इतिहास आपने समझ लिया। मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा की सीट, अभी ताजा खबर है, अमरवाड़ा की सीट जो एक समय में कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, वहां पर भी अब कमल खिल गया है। लेकिन इन सब के बावजूद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का कहना है कि ये सब कुछ जो है वो लूट की जीत है, जनता का जनमत नहीं है। पता नहीं पीसीसी चीफ जीतू पटवारी किस जनमत की बात कर रहे हैं, ये तो वो बेहतर जब समझ सकते हैं। खैर, हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़। रायपुर में शनिवार सुबह 11 बजे माफिया गैंग ने फायरिंग कर शहर में दहशत फैला दी है। 2 नकाबपोश शूटर्स ने झारखंड में सड़क बना रहे रायपुर के कारोबारी को निशाना बनाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे। शूटर्स ने वहां 3 राउंड फायरिंग भी की। पहले इन शूटर्स का संबंध अमन साहू गैंग से बताया जा रहा था, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ गया है और इस घटना की जिम्मेदारी मयंक सिंह ने ली है। क्या है इस घटना के पीछे की पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में समझ लीजिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। रायपुर के तेली बांधा थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह मशहूर कोयला कारोबारी पीआरए ग्रुप के ऑफिस के बाहर गोली चल गई। बताया जा रहा है कि अमन साहू गैंग के 2 शूटरों ने 2 राउंड हवाई फायर किया और वहां से भाग खड़े हुए। हालांकि गोलीकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और कोयला कारोबारी भी सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना के बाद रायपुर पुलिस अलर्ट मोड पर है और पूरे शहर में नाकेबंदी कर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तेलीबांधा थाने अंतर्गत पचपेड़ी नाका और तेलीबांधा के बीच में सर्विस रोड में कारोबारी का ऑफिस है, वहाँ पर फायरिंग घटना हुई है। 2 नकाबपोश मोटरसाइकिल में सवार होकर आए और उन्होंने हवाई फायरिंग वहाँ की है और वहाँ से फरार हुए हैं। उनकी मोटरसाइकिल मिल चुकी है। पुलिस ने घेराबंदी कर और नाकेबंदी कर के दबाव में उन्होंने मोटरसाइकिल छोड़ के फरार हुए हैं। हमारी टीम लगी हुई है, विशेष टीम बनाई गई है, इसके लिए अलग अलग जगहों पे भेजी गई है। पुलिस ने दबाव बनाकर उनको भागने से यहाँ रोका है और उन मोटरसाइकिल छोड़कर उनको भागना पड़ा है। तो पुलिस तत्परता से काम कर रही है और जल्दी से इसमें कुछ निकल के आएगा और आरोपियों को हम गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रदेश के 2 कारोबारियों की हत्या करने आए अमन साहू गैंग के 4 शूटरों को गिरफ्तार किया था और जांच में ये सामने आया कि अमन साहू गैंग के गुर्गे प्रदेश के कारोबारियों को लगातार निशाना बना रहे हैं। हालांकि इस गोलीकांड को लेकर कंपनी के लोग तो कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं, लेकिन चश्मदीद इसके बारे में खुलकर बोल रहे हैं। ये भैया हैं, इन्होंने सुना था और ये यहाँ पर काम कर रहे थे। उस वक्त कितनी देर की घटना है, आपने क्या क्या सुना था जब गोली चली? 11 बजे का। 11 बजे लगभग कितने राउंड फायरिंग हुई थी? अब हम लोग तो भी यहाँ काम कर रहे थे, टायर वायर निकाल रहे थे, देखे तो उधर गोली चला, फिर वो आवाज सुने हम लोग तो गए उधर। आपका क्या शुभ नाम है? कृष्ण कुमार वर्मा। फिर वो इधर को गए थे कि उस साइड? अब उधर किधर गया वो नहीं देखे पाए। तो फायरिंग की आवाज सुने, हाँ निकले, फिर वो चले गए थे उधर। फिर उधर का गार्ड वार्ड लोग भी निकल गया था। अच्छा, हाँ। और फिर पुलिस आई थी बाद में? हाँ, बाद में पुलिस आया था। तब इस मामले में एक नया मोड़ सामने आ गया है, जहां एक तरफ गोलीबारी का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया, तो वहीं मलेशिया में बैठे मयंक सिंह ने पूरी घटना की जिम्मेदारी लेते हुए एक पोस्ट किया है, जिसमें उसने धमकी देते हुए लिखा है कि झारखंड में अब रेलवे, रोड, बालू, सिविल कंस्ट्रक्शन समेत अन्य कोई बिजनेस करेगा तो उसे मुझे यानी कि मयंक सिंह को मैनेज करना होगा। साथ ही उसने धमकी भी दी है, कारोबारी और कर्मचारी तो निशाने पर हैं ही, पर वो पहले कंपनी में काम करने वाले स्टाफ और उनके परिवार को निशाना बनाएगा। अब जब दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात हो गई है तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले को लेकर भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आने के बाद राजधानी में 4 बार गोली चल गई है, चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, सरकार से कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही, छत्तीसगढ़ में भयावह स्थिति है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। वहीं सरकार की तरफ से गोलीबारी को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछली बार भी गोलीबारी हुई थी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग और अमन साहू का नाम सामने आ रहा था, हमारी पुलिस ने उनको पकड़ा था, इस घटना को लेकर पुलिस लगी हुई है, आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। विष्णुदेव साय की सरकार में राजधानी में ही, अकेले राजधानी में 4 बार गोलियां चल चुकी है, चाकूबाजी तो आए दिन हो रहा है, हत्याएं हो रही है, तो इससे कानून व्यवस्था इनसे संभल नहीं रहा है। तो स्थिति बहुत भयावह है, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ के रूप में परिवर्तित हो रहा है। पिछले बार भी गोलीबारी हुई थी और हमारी पुलिस मुस्तैदी के साथ अपराधियों को पकड़ के जेल में डालने का काम की,
जिसमें लॉरेंस ग्रुप, अमन साहू का ग्रुप था, और इसमें भी पुलिस लगी है और बहुत जल्दी इनको भी पुलिस पकड़ लेगी। फिलहाल घटना को लेकर पुलिस लगातार सीसीटीवी चेक कर रही है। इसके अलावा नाकेबंदी कर आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन बिगड़ते कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर आने वाले 24 जुलाई को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने वाली है। अब देखना यह होगा कि कानून व्यवस्था सुधरती है या फिर इस पर सियासत होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए अब चलते हैं छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की सुध लेने को। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने लगातार स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहीं डायरिया और मलेरिया से हुई मौत पर प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में सरकार भी डिफेंस के मोड में नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। इस रिपोर्ट को देखिए। छत्तीसगढ़ में डायरिया और मलेरिया के मामले मिलने के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कवर्धा में डायरिया और बीजापुर में मलेरिया का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राजधानी रायपुर से लेकर सभी जिलों के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो वहीं इन सब के बीच कवर्धा में डायरिया से 5 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने भी जांच दल का गठन कर दिया है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जमीनी हकीकत जानने खुद कवर्धा भी गए। उन्होंने इस बीमारी से हो रहे मौत पर राष्ट्रपति को पत्र लिखने की बात कही है। साथ ही सहाय सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सोई हुई है, इनके तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। इसके पहले कवर्धा के ही कुलारी और दहिहांडी में उल्टी दस्त से मई के आखिरी सप्ताह में वहां भी मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे 3 लोगों की मृत्यु हुई थी और सैकड़ों लोग उससे प्रभावित हुए थे। यहाँ भी लगातार उल्टी दस्त की शिकायतें मिल रही है, लेकिन सरकार जब मृत्यु हो गई लोगों की तब वो जाग रही है, तब आके टेबलेट मार रही है। कवर्धा और बीजापुर में मरीजों के मिलने के बाद एक तरफ जहां प्रशासन पूरी मुस्तैद हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अब सरकार पर हमलावर है। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कवायद कर रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने जांच दल का गठन कर दिया है। वहीं कांग्रेस द्वारा सरकार को घेरने पर स्वास्थ्य मंत्री ने भी पलटवार किया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। इनका स्वास्थ्य विभाग का अमला ठीक रहता तो यह स्थिति नहीं होती। पिछले 5 साल में इनकी क्या स्थिति थी और हमारी क्या स्थिति थी, इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दूंगा। इस प्रकार से ये केवल राजनीतिक क्रेडिट के लिए इस प्रकार के जो स्वास्थ्य विभाग को दोषी देना, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक प्रदेश में 10,830 डायरिया के केस पूरे प्रदेश में हुए हैं, जिसमें 5 मौतें हुई हैं। डायरिया की बड़ी संख्या आई, लेकिन हम लोगों ने उसको सफल रूप से आयोजन किया। जहां भी सूचना मिल रही है, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी शिविर लगा रहे हैं, डोर टू डोर जाकर उनकी टेस्ट कर रहे हैं और जो संभावित उनके जांच करके संभावित जो मरीज हैं उनको हम दवाइयां दे रहे हैं, क्लोरीन टेबलेट दे रहे हैं, ORS के पैकेट दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठते रहा है। दूर बसे अंचलों में हर साल इस तरह की बीमारी से कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं और हर बार बीमारी फैलने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन की टीम मुस्तैद होती है। ऐसे में सिस्टम पर सवाल उठना भी लाजमी है। बहरहाल अब देखना होगा कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे सवालों के बीच जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आखिर कब तक मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में लगातार मलेरिया और डायरिया के जो है वो मरीज सामने आ रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ रही है। ऐसे में वहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था मुस्तैद करने की कोशिश कर रही है सरकार, तो विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी ये खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हुई है। उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हो गए हैं। इसके साथ ही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले ग्लोबल लीडर्स में अब नरेंद्र मोदी का नाम शुमार हो गया है। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। पीएम मोदी ने लिखा कि इस जीवंत माध्यम पर आकर बहुत खुश हूं और चर्चा, बहस, अंतर्दृष्टि, लोगों के आशीर्वाद, रचनात्मक आलोचना और बहुत कुछ का आनंद लेता हूं।
भविष्य में भी इसी तरह के आकर्षक समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके की फॉलोवर्स 38.1 मिलियन हैं, दुबई के शासक शेख मोहम्मद, जिनके फॉलोवर्स 11.2 मिलियन हैं, और पोप फ्रांसिस, जिसके फॉलोवर्स 18.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं, ऐसे तमाम नेताओं को काफी पीछे छोड़ चुके हैं और अब उनके फॉलोवर्स की संख्या 100 मिलियन यानी 100 मिलियन यानी आप समझिए 10 करोड़ लोग सीधे सीधे प्रधानमंत्री के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जुड़ गए हैं। एक्स पर पीएम मोदी की लोकप्रियता को देखते हुए दुनिया भर के नेता सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से जुड़ने के लिए उत्सुक हैं। भारत में प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या अन्य भारतीय राजनेताओं से कहीं ज्यादा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के 26.4 मिलियन फॉलोवर्स हैं, जो कि सोशल मीडिया एक्स पर उनके साथ जुड़े हुए हैं, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 27.5 मिलियन लोग फॉलो करते हैं। वक्त की नजाकत है, इस बुलेटिन में इतना ही समय है।